बच्चों, कल आपका टेस्ट हुआ था एक, तो हमने डिसाइड किया था कि हर संडे को हम सब्जेक्टिव यानी कि डेस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट के बाद में मेरा सॉल्यूशन आएगा, तो मैं जो सॉल्व करता हूँ उसको आप अपने सॉल्यूशन से मैच करिए। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट होता चला जाएगा। और कोई भी डेवलपमेंट जो होता है ना, वो लंबे समय में होता है, एक साथ नहीं होता है। तो आप लोग हैं ना, उस पेपर को मैच करिए। जो आपने सॉल्यूशन लिखा है वो आपको पता है, मैं क्या लिख रहा हूँ वो आप चेक करिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, for anybody or for any system, for anybody or for any system the total mechanical energy that is sum of काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप पूरा लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिखिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप इस तरह लिखें, ये मैं लिख रहा हूँ खाली, आपको पूरा लिखना है, नहीं तो नंबर आपके कटेंगे। मतलब नंबर पता नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो फॉर एनी बॉडी और फॉर एनी सिस्टम, तो आप थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़िए। अकेली बॉडी हो तो भी, अगर बहुत सारी बॉडीज हो तो भी। तो फॉर एनी बॉडी और फॉर एनी सिस्टम द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी फंक्शन remains conserved in presence of a conservative field of force। ये आपने लिख दिया, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स। अब आपको जो एग्जामिनर है उसको एकदम कंफर्म करने के लिए कि आपको बढ़िया नॉलेज है सब्जेक्ट का, आप ये लिख सकते हैं कि टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल presence of conservative field of force is a must condition। conservative field of force to apply this principle, presence of conservative field of force is a must required, मतलब मस्ट है बस, ठीक है ना। हाँ, अगर कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड, है ना, इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। दिस प्रिंसिपल, हाँ, ये मतलब बता दो आप उसको, तो उसको लगेगा कि बच्चे को पूरी नॉलेज है, आधी अधूरी नॉलेज नहीं है। दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड। ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को है ना क्लियर करके चलो। कैन नॉट बी अप्लाइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। आप यहाँ पर चीज़ों को एकदम ट्रांसपेरेंटली क्लियर करके चलो। जैसे पिछले पेपर में एक सवाल आया था वर्क एनर्जी थ्योरम, और उसमें मैंने कहा था अप्लाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेज। तो उसमें इसमें डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम सब फोर्सेज के लिए अप्लाइड था, चाहे कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव हो कुछ भी हो, लेकिन ये केवल कंजर्वेटिव के लिए है, राइट। चलिए सेकंड वाला देखिए, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एंड कंप्रेशन एक्स। ठीक है जी,
चलिए, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ये आपकी स्प्रिंग है, तो आप बनाइए एच शोन इन द फिगर लिखिए, एच शोन इन द फिगर लिखिए। तो आप लिखेंगे एच शोन इन द फिगर इनिशियली बच्चों, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है ना, कभी कभी ये ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे यहाँ पे, तो हम जो है कर रहे हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो क्वेश्चन 1B जो है मैं कर रहा था, और ये 1 मिनट मेरे को लगता है रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जब जाती है लाइट, तो कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये क्या होता है, मैंने टेस्ट भी चेक भी काफ़ी करवा लिया, फिर भी देखते हैं अब जो भी है। फिलहाल हम जो है क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व कर रहे थे। तो आप ध्यान दीजिए कि ये आपका स्प्रिंग है, तो आप लिखेंगे जो आप लिख रहे थे पहले, एज शोन इन द फिगर इनिशियली a spring block system is in relaxed condition, रिलैक्स्ड कंडीशन यानी कुछ भी नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स कंप्रेशन करना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, राइट। if we compress this spring by x, if we compress this spring by x, then force F equal to kx will oppose the try of compression। जब हम इसको कंप्रेस करने की ट्राई करते हैं तो F इक्वल टू kx अपोज करता है, ठीक है, और हम इसको इस डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में अपोज करेगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है ना, एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन against the force, work done against the field of force, becomes potential energy। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, becomes potential energy, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फोर्स बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखें। सबसे पहले स्प्रिंग रिलैक्स्ड कंडीशन में है, रिलैक्स्ड है, फिर हमने उसको कॉम्प्रेस करना शुरू किया। तो जब हमने इसको कॉम्प्रेस करना शुरू किया तो स्प्रिंग जो है कॉम्प्रेस हो गई, है ना। अच्छा, एक्स मान लो आपने कॉम्प्रेशन कर दिया, तो स्प्रिंग अपोज करेगी F इक्वल टू के एक्स से, राइट। अब आपको इस F इक्वल टू के एक्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, सोचो। F स्प्रिंग लगा रही है इधर, F इक्वल टू के एक्स। इस F इक्वल टू के एक्स को काउंटर करने के लिए
आपको अपना फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है हमारी डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फोर्स बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या बनेगी, इस स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो नहीं, स्प्रिंग फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो नहीं, आपके कारण जो वर्क डन होगा वो। अब आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग ने धक्का अपोज किया इधर, अब स्प्रिंग ने अपोज किया है तो आप क्या करेंगे, आप उसे काउंटर बैलेंस करेंगे। तो जब आप उसे काउंटर बैलेंस करते हैं वो फोर्स काम करता है। एज पर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यू को आप पता है क्या लिखेंगे, यू को आप लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स, है ना। आपको इधर फोर्स लगाना पड़ेगा एफ डी एक्स। अब देखिए क्या होने वाला है आपका, एफ को आप एफ लिखिए, के एक्स लिख दीजिए, डी एक्स को आप डी एक्स लिख दीजिए और कॉस 0 लिख दीजिए। यहां पर सभी बच्चों को एक बात ध्यान देनी होगी कि वाई आई एम राइटिंग कॉस 0 डिग्री, मैंने 180 डिग्री नहीं लिखा। इसके पीछे कारण है कि आपको ये फोर्स चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो तो स्प्रिंग ने कर दिया अपना काम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी आपका वर्क है, स्प्रिंग का वर्क नहीं है, स्प्रिंग का वर्क नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बारीक सी बात है जो कई बार बच्चे छोड़ जाते हैं, है ना। तो आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी है, आपको ये पकड़ लेना है कि भैया ये तो स्प्रिंग ने काम कर दिया। जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग ने वो वाला कर्म किया, स्प्रिंग का कर्म धर्म, स्प्रिंग का कर्म आपका कर्म नहीं है, आपका कर्म ये है, दिस इज योर कर्म, आपका कार्य है, आपका कार्य जो है ना दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए एफ डी एक्स कॉस थीटा, राइट, ओके, क्योंकि आपने इधर लगाया फोर्स और एक्स भी इधर ही है, इसलिए इसकी लिमिट लगाएंगे हम देखो u इक्वल टू, बड़ी बारीक सी बात है और मज़ेदार बात है, समझने की बात है, लेकिन हम लापरवाही से कई बार जो है ना छोड़ जाते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2। तो u इक्वल टू आ गया है हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, वेरी गुड आंसर, राइट, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन इन 50 वर्ड्स। यानी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए जी, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, व्हेन कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज स्टार्ट्स, ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन collision between two bodies starts then during the course of collision, during the process or course of collision, है ना, process of collision, during the process of collision, मैंने process लिखा है, during the process of collision, तो when collision between two bodies starts, then during the process of collision both bodies try to de-shape each other. This deformation, एक मिनट, this deformation during the collision is called elastic deformation. इलास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। The elastic deformation
इलास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कॉलिजन। अच्छा चलो ये तो लिख ही चुके हैं ना अपन, तो फिर दोबारा लिखने की क्या जरूरत है, एक बार लिख दिया है ना। ध्यान दो, व्हेन कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज स्टार्ट्स, देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलिजन बोथ बॉडीज ट्राई टू डी शेप ईच अदर। डिशिंग होती है तो क्या होगा समझ लो, टक्कर होगी तो क्या होता है, टक्कर होगी तो धमाका उड़ता है, टक्कर होती है तो शेप वेप गड़बड़ा जाती है, शकल सूरत बिगड़ जाती है टक्कर में, है ना। दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड ड्यूरिंग द कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। As soon as collision completes, भाई ऐसा है ना, टक्कर हुई है तो थोड़ी देर में टक्कर का रिजल्ट भी आने ही वाला है, completes, है ना। as soon as collision completes, if bodies regain their initial shape and size, completely, then we say that no energy is participated in elastic no energy is participated in elastic deformation. Such a collision is elastic collision. है ना। अदरवाइज इनइलास्टिक। अब इसमें जो है ना एकदम क्लियर हो गया, अदरवाइज इनइलास्टिक, राइट। यहां पर आप ये लिख सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी remains conserved. In elastic collision, kinetic energy remains conserved. But in case of, यहां भी आप लिख सकते हैं in case of, यहां भी लिख सकते हैं in case of inelastic collision, inelastic collision, kinetic energy cannot be conserved, cannot remain conserved। मतलब ये कारण है कि क्यों नहीं है कंजर्व, cannot remain conserved as some amount of energy is wasted for elastic deformation, है ना, wasted for elastic deformation and finally converts into heat। ये मैंने एक्चुअली पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये हो सकता है वर्ड्स जो है ना 50 से ज़्यादा हों, तो देखिए 50 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 50 से ज़्यादा जो है ना, अगर आपके 20% कम ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कम तो होना ही नहीं चाहिए, 20% ज़्यादा हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका 50 वर्ड्स कहा आपने 100 लिख दिया तो बुरी बात है ना। ये हमेशा ये ध्यान रखिए
कि अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है 50 वर्ड्स तो आप उसको 60 तक कर सकते हो। मेरे को लगता है हम अगर वर्ड्स काउंट करेंगे तो ये शायद 60 तक ही जाएंगे। एक बार ज़रा काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ऊपर आ गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 हो गया यहाँ पर, है ना, 50 हो गया। अब जैसे 51 52 53 50, हाँ मतलब ये समझ लो कि अब आपके अगर ये 50 हो गए तो शायद ये मेरे को लगता है 70 वर्ड्स बन गए होंगे, है ना। हाँ 70 वर्ड्स बन गए होंगे। तो वो एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, वो तो आपको समझ में आनी चाहिए। एक्चुअल में मेरा पर्पज़ तो समझाना होता है ना, मेरा पर्पज़ तो चीज़ों को अंदर आपके दिमाग में घुसा देना होता है। तो थोड़ा सा मेरा पर्पज़ डिफरेंट होता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2A था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2B की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B क्या है? बी है इन विच टाइप ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ऑल। तो ध्यान दीजिए, लीनियर मोमेंटम remains conserved for all types of collision. Remains conserved for all types of collision. है ना, ऑल टाइप्स ऑफ कॉलिजन, वट एवर बी, इलास्टिक इनइलास्टिक, सबके लिए। तो आप लिख सकते हैं कि एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is fundamental law of nature, law of nature, never violated, हर केस में अप्लाई होगा, हर केस में। अभी तक एक भी केस नहीं है जिसमें ये लॉ जो है वायलेट हुआ हो, नेवर वायलेटेड। इसका तो वायलेशन हो ही नहीं सकता कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसलिए मैं आपको भी जो है ना ये वाली बात भी बताई होगी, मैंने बता भी दी होगी कि हर हालत में आप सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई किया करो, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन आपका कभी भी वायलेट हो सकता है, इसलिए एनर्जी पर थोड़ा सा ध्यान बाद में दिया करो, पहले लीनियर मोमेंटम पर ध्यान दिया करो। अभी हम कॉलिजन के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको देखना को मिलेगा कि हाँ ऐसा होता है, राइट। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अ बुलेट ऑफ मास 0.12 किलोग्राम मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस 70 किलोमीटर, ठीक है, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास दिस एंड एम्बेडेड इनटू इट, राइट। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मीन्स ऑफ थिन वायर्स। ओके, कैलकुलेट द हाइट ऑफ विच ब्लॉक राइजेस, ठीक है जी। देखिए क्या किया गया है इसमें, एक आपके पास में ये छत है ना, छत से मान लो 2 वायर लगा करके एक ब्लॉक लगाया होगा इन्होंने, है ना, वुडन ब्लॉक होगा जी। वुडन ब्लॉक का मास भी दे रखा है क्या इन्होंने? हाँ 0.4 किलोग्राम दे रखा है साहब, 0.4 किलोग्राम इसका मास दे रखा है, राइट। इधर से बुलेट आ रही है जी, बुलेट आ रही है, तो बुलेट आके डिशुम, बुलेट आके क्या कर रही है, डिशुम कर रही है, डिशुम 0.012। स्पीड क्या है इसकी, 70 मीटर पर सेकेंड है। इसके अंदर घुस गई है। अब देखिए घुस गई है ना, तो पता है क्या हुआ है कि एक बात पक्का है कि अगर ये इसके अंदर घुस गई है तो इसका मतलब एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल देते हैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन, है ना। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, एज पर क्वेश्चन
द वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक, बुलेट प्लस ब्लॉक, ये ध्यान रखिए दोनों अब तो एक हो गया ना। एज पर क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, after the collision, after the collision can be calculated as below, calculated from the law of conservation of momentum, conservation of momentum, momentum, right। तो देखिए टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इट इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। अब आप देखिए टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम है आपका, बुलेट कितनी थी 0.012, स्पीड कितनी है 70, प्लस ब्लॉक कितना था 0.4, स्पीड कितनी है 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बाद में है आपका बुलेट ब्लॉक है 0.4 और ये है 0.12, स्पीड कितनी 0.012, सॉरी 0.012, स्पीड कितनी है v पता नहीं है, तो आप v का कैलकुलेशन कर सकते हैं। v कितना आएगा 0.1012 इंटू 70 अपॉन 0.412, ये आया 0.412। अब जरा आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिटिल कैलकुलेटिव हो गया सवाल, तो ये अभी रहने दो, अभी आप कैलकुलेशन मत करो, अभी तो आप इसको ऐसे कैसे रहने दो, मैं थोड़ा अच्छी तरह लिख देता हूँ 0.012 इंटू 70 अपॉन 0.412, ये आ गया आपका, ये आपकी वेलोसिटी आ गई बेटा, आ गई ना। अब हम ये कह रहे हैं कि ब्लॉक जो है कितना ऊपर उछलेगा, तो नेचुरल है कि ये बुलेट आएगी तो ब्लॉक यहाँ उछलेगा ऊपर, है ना, ब्लॉक यहाँ उछलेगा ऊपर जाएगा। सवाल ये उठता है कितनी हाइट तक ब्लॉक उछलेगा, ये हमको पता लगाना था, राइट। तो देखिए v इक्वल टू √2gh, v इक्वल टू √2gh, है ना। इफ ब्लॉक राइजेज टू हाइट h, यहाँ लिख सकते हैं आप, इफ ब्लॉक राइजेज टू हाइट h, if block rises to height h, then v equal to √2gh, it is equal to 0.012 into 70 upon 0.412, तो आपका h जो है ना वो आना चाहिए। ओके देखिए मुझे लगता है ये इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा ना, आप देखो जरा ये कितना आता है, ये गया तो आपका ये यहाँ पे 0.12 आ जाएगा, है ना। हाँ 1 0 कट गया, तो ये 0.12 को जरा 7 से करना, तो ये 0.84 आ जाएगा, है ना। हाँ 0.84 आ जाएगा और ये 0.412 आ जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 से कट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, है ना। यहाँ पर आप लिख भी दीजिए अप्रोक्स, जिससे कि पेपर चेक करने वाला जो है ना वो समझ जाएगा कि आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कोई गैप नहीं है आपका, चलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको आप स्क्वायर करिए तो आप लिखेंगे कि दिस गिव्स 2gh इक्वल टू 4, 2gh इक्वल टू 4, तो आपका h जो है ना ये आ जाएगा 4/20, 4/20, 4/20 आएगा तो कितना आएगा ये आ गया 0.2 तो आ ही जाएगा, हाँ बस 0.2 आ गया, 0.2 मीटर आ गया। आप इसका जो है ना आंसर चेक कर सकते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चन एनसीईआरटी में से दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक है आपके पास, तो एनसीईआरटी की बुक में से अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये तो मेरे को ध्यान नहीं है, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही दिया गया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। मेरे को बता दीजिएगा बाद में अगर आंसर में कुछ गड़बड़ होता है तो, वैसे ठीक ही है ना। अच्छा अब इन्होंने अगला इसके अंदर पार्ट पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस हीट। तो देखिए जी एनर्जी लॉस, हीट और एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस इक्वल टू हीट इक्वल टू एनर्जी लॉस इक्वल टू ½ m1u1 स्क्वायर माइनस
माइनस हाफ m1 प्लस m2, दोनों जुड़ गए है ना, m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर है ना, इंटू वी स्क्वायर। ये एनर्जी लॉस है भैया। तो मैं हाफ को कॉमन ले लेता हूँ। m1 शुरू में केवल बुलेट चल रही थी है ना, तो बुलेट का मास था 0.012, यू स्क्वायर कितना था, यू स्क्वायर था शायद 70 का स्क्वायर, माइनस हाफ m1 प्लस m2 0.412 इंटू वी स्क्वायर। वी आपका था 2 का स्क्वायर तो 4 होता है आजकल है ना। बस यही आपका एनर्जी लॉस है, यही आपका एनर्जी लॉस है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको आंसर तो पूरा ही देना है। ये 0.012 को चुपचाप रहने दीजिए, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 4900 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2, तो ये 2 आ जाएगा और ये 0.412 है, करेक्ट। चलिए जी, अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो इसके ये 2 जीरो है ना, ये मैं हटा करके यहाँ से ये हटा के 1.2 लिख देता हूँ, राइट, 1.2 लिख देता हूँ। इसको मैं 0.6 कर देता हूँ, इसको मैं 0.6 कर दिया, राइट। अब कुल मिलाकर के आपके पास में रिजल्ट ये आया है कि 0.6 इंटू 49 माइनस ये कितना आ गया, ये आ गया है 0.824, बस इतना जूल आ जाएगा आपका। अब आप कैलकुलेशन करो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट, ये 0.6 है, ये 49 है ना। अगर ये 50 होता तो 30 आता, अगर ये 50 होता तो 30 आता, लेकिन 50 तो नहीं है, तो ये आएगा 29.4। अब देखिए ये 40 होता तो 30 आता, लेकिन मैंने इसको क्या किया 29.4 लिख दिया। क्यों लिखा आप सोचो, आप खुद सोचिए, 0.824। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करता हूँ तो इट कम्स अराउंड 28.6 है ना, हाँ 28.6, 8 में से निकालूंगा इसको तो 28.6 आएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आप देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 28.6 लिख रहा हूँ ना मैं, तो मैं लिख रहा हूँ 576 जूल। ये लॉस हुआ साहब, इतनी एनर्जी लॉस हो गई, बिल्कुल बड़ी लॉस हो गई, ज़्यादातर तो लॉस ही हो गई। 25.76 ये मैं 25 पॉइंट जो है ना, ये 8 गया ना, हाँ, तो 25.76 इतनी आपकी जूल की एनर्जी लॉस हो गई। आप चेक कर सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी में से दिया हुआ है, तो इट इज़ इजीली अवेलेबल विथ यू। आंसर चेक कर लीजिएगा, बता दीजिएगा मेरे को कि अगर कुछ गड़बड़ है तो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बट इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, वी हैव डन दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन ऑलरेडी। तो पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ विच वेरीज विथ पोजिशन एफ इक्वल proportional to this. Find the variation of the power due to this force with x. तो F proportional to x raised to power 1/2 दिया है जी तुम्हें। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ कांस्टेंट अंडर रूट x, ऐसे लिख देते हैं। अब जब इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा ma, फिर मैं इसको लिखूंगा ma को मैं लिख देता हूँ v dv अपॉन dx। देखना जरा ये चीज़ ऐसे लिखना ही पड़ेगा हमारे को, क्योंकि x में टर्म में दे रखा है, टाइम के टर्म में नहीं है, टाइम के टर्म में नहीं है। अगर ये टाइम के टर्म में होता तो मैं इसको dv अपॉन dt लिखता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। कई बच्चे वो dv अपॉन dt लिखते रहते हैं, करते ही रहते हैं, वो पूरा ज़िंदगी निकल जाती है, कर नहीं पाते। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, या करेंगे तो गलत कर देंगे। तो चलो k अपॉन m और ये आएगा अंडर रूट x dx, ये आएगा v dv। अब आप इंटीग्रेट करिए इसको भी, इंटीग्रेट करिए इसको भी, राइट। इधर तो आपके नेचुरल है v²/2 आएगा, तो ये तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर दीजिए k अपॉन m, ज़रा अंडर रूट x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। हमें तो देखिए जी, हमें तो पता है किस पे ध्यान देना है, प्रोपोर्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि गेम सारा प्रोपोर्शन का हो रहा है, तो बस ज़्यादा दिमाग ना लगाना। तो चलिए ये v² आ गया, ये v²/2 आ गया। तो मैं पता है इससे मेरे को मतलब नहीं, किसी चीज़ से मेरे को मतलब नहीं है, मुझे मतलब है v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 से, 3/4 से भी जी। मैं तो v इक्वल टू, देखो ये x की पावर 3/2 है, वो v² है, तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/4 आ जाएगा।
अब पावर चाहिए आपकी, POWER, पावर। पावर होता है F इंटू वी, तो मैं लिख दूंगा पावर प्रोपोर्शनल टू F आपका √x था, V आपका x की पावर 3/2 4 है। अब थोड़ा सा आप चेक करिए क्या होने वाला है, x की पावर 1/2 प्लस 3/4, दोनों ऐड करिए, बेस सेम है ना, तो आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x की पावर 5/4 आएगा क्या, मेरे को ऐसा ही लग रहा है 5/4 आ जाएगा, है ना। आप लोग मेरी बात को पूरा मत मान लिया करो, चेक किया करो पूरा, कभी भी नहीं मानना चाहिए पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 5 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। वी नो दैट U इक्वल टू W वर्क इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। वी नो इट इज F स्क्वायर अपॉन 2K, F स्क्वायर अपॉन 2K, ये हमें पता है, ये हमने आपको पढ़ाया है। अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं इफ़ दे आर स्ट्रेस्ड यूजिंग सेम फोर्स, तो देखिए इफ F सेम, फोर्स सेम है, तो आप जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो वाला लेंगे, है ना। इफ फोर्स सेम देन W इज इक्वल टू F स्क्वायर अपॉन 2K, है ना। तो दिस मीन्स W प्रोपोर्शनल टू 1/K, है ना। एंड दिस मीन्स, अब देखो यहाँ पे जो है ना कौन सा बड़ा है वो देखो, K1 बड़ा है तो उसका वर्क छोटा होगा, जो बड़ा है उसका छोटा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि W1 लेस देन W2। सवाल ये उठता है ऐसा क्यों हुआ, आप ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए बिकॉज K1 इज ग्रेटर देन K2 गिवन भी लिख दो ब्रैकेट में, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, राइट। चलिए अब आप देखिए इफ x इज सेम, स्ट्रेच सेम है, तो अब आपका फार्मूला कौन सा लगेगा, आपका फार्मूला लगेगा W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब W हाफ के एक्स स्क्वायर है तो x कितना आएगा, x कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट हो गया तो क्या हुआ, x कांस्टेंट हो गया, W प्रोपोर्शनल टू K आ गया। अब फिर वही बात है ना, एज K1 ग्रेटर देन K2, देयरफॉर W1 ग्रेटर देन W2। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्टोरी बनानी आपको आनी चाहिए। मैं स्टोरी बना करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी स्टोरी बनाना सीखिए, धीरे धीरे करके कहानियाँ बनाना सीख जाओ, स्टोरी बनाना सीख जाओ। लेकिन स्टोरी तब सही बनती है जब नॉलेज हो सब्जेक्ट का, बिना नॉलेज की कोई स्टोरी सही नहीं बनती, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया पूरा पेपर, आप इसको चेक करिए और अपने आप को मैच करिए, राइट, ओके।